हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर की न्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में परिवर्तन मंत्रालय MOEF एंड CC ने वेटलैंड सिटी प्रमाणन WCA के लिए भारत से 3 शहरों के लिए नामांकन प्रस्तुत किए हैं। इनमें शामिल है, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो तीनों ही इसके राइट आंसर है, उदयपुर, इंदौर और भोपाल। आइए इसके बारे में स्टैटिक जीके और इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स हम कवर कर लेते हैं। इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु अधिनियम 1981 के अधीन भी शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक फील्ड संगठन का काम करता है और मंत्रालय को पर्यावरण अधिनियम 1986 के उपबंधों के बारे में तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। अगर हम जानना चाहें भारत में 2023 में कितने मंत्रालय हैं, तो भारत में इस वक्त 24 केंद्रीय मंत्रालय हैं और 93 जो है विभाग हैं। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन MOEFSS मंत्रालय का कार्य क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मंत्रालय की प्राथमिक चिंताएं जो है वो है झील और नदियां, इनकी जैविक विविधता, वन और वन्य जीवन सहित देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जानवरों के कल्याण को सुनिश्चित करना और प्रदूषण की रोकथाम और उन्मूलन से संबंधित नीतियां और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना है। नेक्स्ट, सेकंड, हाल ही में विद्रोही समूह उल्फा के वार्ता समर्थक गुट ने केंद्र और डैश के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राइट आंसर होगा असम सरकार के साथ। इसके बारे में जानते हैं, उल्फा आखिर क्यों बनाया गया था। उल्फा की स्थापना 7 अप्रैल 1979 को शिव सागर, असम में युवाओं के एक समूह द्वारा की गई थी, जिसमें परेश बरुआ और क्योंकि ये अभी करंट में काफ़ी हॉट टॉपिक है तो इसके बारे में जान लेना चाहिए, अरविंद राजखोवा, अरविंद चेतिया, भूपेन बोरगोहन और प्रदीप गोगोई, भद्रेश्वर मोहन गोहन और बुधेश्वर गोगोई शामिल थे। संगठन का उद्देश्य क्या था, तो संगठन का उद्देश्य असम को एक अलग स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए सशस्त्र संघर्ष में शामिल होना था। नेक्स्ट, सोमालिया के तट के पास हाल ही में अपहरण कर लिए गए भारत के मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया था। तो राइट आंसर होगा मार्कोज। मार्कोज कमांडो को मरीन कमांडो फोर्स इसका नाम है, जो कि शॉर्ट फॉर्म में मार्कोज बोला जाता है। आइए जानते हैं कि इस फोर्स के बारे में थोड़ा सा। इंडियन नेवी की यह स्पेशल यूनिट अमेरिकी नेवी सील और ब्रिटिश स्पेशल बोट सर्विस SBS के तर्ज पर विकसित की गई है, जो आग, हवा, पानी और ज़मीन पर किसी भी ऑपरेशन को सफल बनाने में माहिर होते हैं। प्रोफेशनलिज्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इन सैनिकों को मरीन कमांडो या मार्कोज के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार किस देश में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना। तो राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात के साथ। हाल ही में घोषणा की गई के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क की योजना की स्थापना की गई है। इस आशय की घोषणा केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री जो है पीयूष गोयल द्वारा की गई है। इस पार्क में भारतीय सामानों के शोरूम और गोदाम बनेंगे। इससे दुनिया के अन्य देशों को भारत पार्क से भारतीय सामान खरीदने में सुविधा होगी। ये इसका उद्देश्य है बनाने के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में डैश के डोंगरिया कोंद कढ़ाई वाले शॉल कपड़गंदा को आधिकारिक GI टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर होगा उड़ीसा। आइए इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं और इससे जुड़ी स्टैटिक जीके को भी जान लेते हैं। ओडिशा की 7 वस्तुओं को भौगोलिक सूचकांक यानी GI टैग दिया गया है। इन 7 वस्तुओं में खजूर गुड़, डेकानाल का मगजी लड्डू, शमलीपाल की काई चटनी, नयागढ़ का कंटेई मंडी बैगन और कपड़ा गंडा डुंगरिया कंद के हाथ से बुने हुए कढ़ाई वाले शॉल, कोरापुट का काला जीरा चावल और लांजिया सोरी के पट्टचित्र शामिल है, जिन्हें GI टैग दिया गया है। यह जानकारी केंद्र सरकार की भौगोलिक सूचकांक रजिस्ट्री की ओर से दी गई है और इसके साथ ही उड़ीसा में पाए जाने वाले अब तक 25 उत्पादों को GI टैग का दर्जा मिल चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में किसको अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान नेतृत्व के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त हुआ है। तो प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को ये मिला है। आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखाई देता है।
और इन्हें इस साल ये मिला है। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान हुआ करता था। इसकी स्थापना किंग जॉर्ज पंचम ने की थी और अब राष्ट्रीय कुल देशों में ये एक राष्ट्र प्रतिष्ठित सम्मान है। यह एक प्रकार का ऑर्डर ऑफ चिवेलरी है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर सूचकांक TCWI के अनुसार डैश जो है महिलाओं के लिए भारत में शीर्ष 5 शहरों में शामिल है। तो राइट आंसर होगा हैदराबाद। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अवतार समूह ने इसको जो है बताया है। सिटी इंक्लूजन स्कोर CIS के आधार पर भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 जो है जारी किया गया है। इसमें चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई और हैदराबाद भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष 5 शहर बन के उभरे हैं। नेक्स्ट, रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑब्वियसली अयोध्या में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और इसके साथ ही भारत में आज तक कितने वैक्स म्यूजियम हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। इस म्यूजियम में रामायण पर आधारित सभी कलाकृतियाँ रहेंगी। पहले चरण में 45 मॉडल लगाकर म्यूजियम शुरू कराया जाएगा। रामायण वैक्स म्यूजियम में 2 साल के भीतर 100 मॉडल तैयार किए जाएंगे। आर्टिस्ट सुनील कंडेलू जो है उनके द्वारा ये बनाए जाएंगे। आर्टिस्ट सुनील कंडेलू द्वारा पूर्व में बनाए गए वैक्स म्यूजियम कौन कौन से हैं? तो कन्याकुमारी, थेक्कड़ी जो कि केरल में है, लोनावाला महाराष्ट्र में है। ये सब जो है सेम आर्टिस्ट सुनील कंडेलू द्वारा बनाए गए हैं। तो इनके और बाकी जो भारत के महत्वपूर्ण वैक्स म्यूजियम है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम जो कि नोएडा में है। लंदन के प्रसिद्ध मैडम तुसाद वैक्स संग्रहालय के समान ही एक वैक्स संग्रहालय 2017 में नई दिल्ली में खोला गया था, लेकिन महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था। बाद में इसको नोएडा में स्थानांतरित किया गया था। यहाँ मधुबाला से लेकर राज कपूर और इन सब हस्तियों के जो है स्टैचू वहाँ पे रखे गए हैं। सेकंड है मदर्स वैक्स म्यूजियम जो कि कोलकाता में है। कोलकाता में स्थित मदर्स वैक्स म्यूजियम बहुत लोकप्रिय है। यह कई मशहूर हस्तियों की असली दिखने वाली मोम की मूर्तियां हैं। यहाँ स्पाइडरमैन, आयरन मैन, जादू जैसे कई काल्पनिक पात्रों की मूर्तियां भी हैं। थर्ड है मायापुरी वंडर वैक्स, कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी में स्थित मायापुरी वंडर वैक्स संग्रहालय काफ़ी अनोखा है। इसमें मोम की मूर्तियों के अलावा 3D पेंटिंग भी है। यह मदर टेरेसा, बैटमैन, शाहरुख खान और कई अन्य महान हस्तियों की मोम की मूर्तियां रखी गई हैं। फोर्थ मेलोडी वर्ल्ड वैक्स म्यूजियम है जो कि मैसूर में है। यह मोम संग्रहालय अपने आप में अनोखा है। यहाँ मौजूद हर मोम की मूर्ति आपको पारंपरिक भारतीय पोशाक में ही नजर आएगी। इस संग्रहालय में दुनिया के संगीत वाद्य यंत्रों का सबसे बड़ा संग्रह है। तो नेक्स्ट है थेक्कड़ी वैक्स म्यूजियम जो कि केरल में है। लंदन के मैडम तुसाद की तर्ज पे ही एक सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम है। यह संग्रहालय पेरियार के तट पे है। इसका स्वामित्व और संचालन प्रसिद्ध मोम मूर्तिकार सुनील कंडालोर के पास है। संग्रहालय में विभिन्न मशहूर हस्तियां, राजनेता और व्यक्तित्व की वर्तमान में मोम से बनी 50 से अधिक आदमकद मूर्तियां हैं। छठा लोनावाला वैक्स म्यूजियम जो कि महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना केरल के मोम कलाकार सुनील कोंडालूर ने ही की थी। इसमें राजीव गांधी, बेनजीर भुट्टो, माइकल जैक्सन, कपिल देव, एडोल्फ हिटलर और इन सब के साथ लगभग 100 मूर्तियां हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो छवि है वो संग्रहालय का मुख्य आकर्षण है। नेक्स्ट 9th, हाल ही में किस देश के अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली के निर्यात के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर होगा नेपाल। इसके साथ ही इसके बारे में जान लेते हैं। पिछले जून में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल में पुष्प कमल दहल की पहली विदेशी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि एक दशक में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने के लिए नई दिल्ली के लिए एक समझौता शुरू किया गया है। 4 जनवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर की नेपाली राजधानी की यात्रा के दौरान दीर्घकालिक बिजली व्यापार के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस पर नेपाल के जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय के सचिव गोपाल सिगडेल और भारत ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए हैं। यह 5 समझौतों में से एक था जिसके हस्ताक्षर समारोह में जयशंकर और उनके नेपाली समकक्ष NP सऊद ने भाग लिया था। दोनों ने पहले संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने 3 सीमा पार विद्युत पारेषण लाइनों का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट, हाल ही में श्री विकासशील जो हैं
वो एशियाई बैंक ADB के कार्यकारी निदेशक बन गए। उनका मुख्यालय कहाँ है? तो इसके साथ ही हम पढ़ लेते हैं जो कि मनीला में है। ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसके साथ ही इन एशियाई विकासशील को इनको चुना गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष जो है ADB के वो मसत्सुगुह असाकावा है, जिन्होंने जनवरी 2020 में ताकेशिहिको नाकाओ कुरोदा से पदभार लिया था। और बैंक का मुख्यालय 6 ADB एवेन्यू मंडलियोंग सिटी मेट्रो मनीला फिलीपींस में है। इसके प्रतिनिधि कार्यकाल पूरे विश्व में है। ADB में अब तक कुल 68 सदस्य शामिल है। भारत ADB का एक संस्थापक सदस्य है। कुल सदस्यों में से 49 सदस्य देश एशिया प्रशांत क्षेत्र से है, जबकि जो 19 सदस्य है वो अन्य क्षेत्रों से है। इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। फिलीपींस की राजधानी मनीला को नए संस्थान की मेजबानी के लिए चुना गया था, जो 19 दिसंबर 1966 को खोला गया था, जिसमें 31 सदस्य मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र की सेवा के लिए एक साथ आए थे। ताकेशी वतनबे ADB के पहले अध्यक्ष थे। अगर जानना चाहें कि एशिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड ने एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े बैंक होने का अपना दबदबा बरकरार रखा है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर की शाखा S&P मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार चाइना बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड एशिया का सबसे पुराना जो है सबसे बड़ा बैंक है। अगर जानना चाहते हैं कि एशिया का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, तो 2 जून 1806 को कोलकाता में एक और बैंक की नींव रखी गई थी, जिसका नाम रखा गया था बैंक ऑफ कोलकाता। इसे 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल द्वारा नाम दिया गया था। नेक्स्ट, देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो चंडीगढ़ में जो है ये शुरू हुआ है। अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया और इस साइबर सुरक्षा केंद्र को देश के सभी राज्यों से जोड़ा जाएगा। साथ ही देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में अगले साल 22 दिसंबर तक आधुनिक टेक्नोलॉजी सिस्टम स्थापित किया जाएगा। बता दें कि साइबर सुरक्षा केंद्र पर 90 करोड़ की लागत आई है। इस खास केंद्र में देश भर के राज्यों से जुड़े बड़े और फोरेंसिक जांच के मामलों को सुलझाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में NHPC और डैश यानी गुजरात सरकार ने कुप्पा हाइड्रो परियोजना में 4000 करोड़ के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। NHPC जो है ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना 750 मेगावाट में निवेश हेतु गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड गुजरात सरकार के साथ 3 तारीख को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह हस्ताक्षर वाइब्रेंट गुजरात के तत्वाधान में गांधीनगर गुजरात स्थित सचिवालय में आयोजित समझौता ज्ञापन समारोह में इसको किया गया है। गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा माननीय ऊर्जा मंत्री श्री कानूभाई देसाई, गुजरात सरकार की गरिमामय उपस्थिति में श्री अरुण महेश बाबू जो कि एक IAS ऑफिसर हैं, प्रबंध निदेशक GPCL गुजरात सरकार, और श्री VR श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक नवीकरणीय ऊर्जा एवं हरित हाइड्रोजन NHPC ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। PM श्री स्कूल स्कीम का उद्देश्य है 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलकर आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना। इस योजना से बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। PM श्री स्कीम का मुख्य उद्देश्य स्कूल को अपग्रेड करना है और PM श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों का जो है आधुनिकीकरण किया जाएगा और इसके माध्यम से वर्ष 2022-23 से 26 तक 5 साल में पूरे भारत के लगभग 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड कर दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलकर आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है। इस योजना से बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। PM श्री स्कीम का मुख्य उद्देश्य स्कूल को अपग्रेड करना है। ये PM श्री योजना शुरू कब हुई थी? तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर PM श्री योजना की घोषणा की थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
14 हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2023 के लिए प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया? तो ये हम सबके फेवरेट विराट कोहली हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टीम इंडिया के सुपरस्टार विराट कोहली इस साल जो है प्यूबर्टी मेल एथलीट ऑफ द ईयर बन गए हैं। उन्होंने फाइनल में दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी को भी मात दे दी है। इस अवार्ड के लिए 5 लाख लोगों ने वोट किया था, जिसमें कोहली को 78% वोट मिले, वही मेसी को मात्र जो 22% ही वोट मिल पाया। प्यूबर्टी स्पोर्ट ने 31 दिसंबर को विजेता की घोषणा की थी। नेक्स्ट 15 2024 T20 वर्ल्ड कप विश्व कप वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आने वाला T20 वर्ल्ड कप है वो वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। तो ये 1 जून से शुरू हो रहा है और 29 जून तक चलने वाला है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली बार इस बार जो है वर्ल्ड कप में 20 टीमें भाग लेंगी। इसमें अफ्रीकी देश युगांडा भी शामिल होने वाला है, जिसने पहली बार किसी ICC विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुल 55 मैच 9 स्थानों पर खेले जाएंगे, जिनमें 6 स्टेडियम वेस्टइंडीज में और बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका में होंगे। 16 किस देश के द्वारा स्वनिर्मित अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिल शिप मैगाक्सियांग को लॉन्च किया गया है? तो ये चीन द्वारा लॉन्च किया गया है और ये है वो मैगाक्सियांग। 17 भारत एवं वियतनाम के किन 2 शहरों के बीच संस्कृति आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है? तो ये लद्दाख और लामडोंग जो है वियतनाम में, उनके बीच में समझौता हुआ है। लॉन्च के समय उपस्थित गणमान्य लोगों में लैमडोंग प्रांत की पीपुल्स कमेटी के उपाध्यक्ष फार्म एस संस्कृति खेल और वियतनाम के पर्यटन विभाग के निदेशक गुयेन ट्रुंग कीन, मुख्य कार्यकारी पार्षद और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास के अध्यक्ष एडवोकेट तासी गयालसन जो है मौजूद थे। नेक्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस PBD भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो प्रवासी भारतीय दिवस और नॉन रेसिडेंस इंडियन डे है, जो कि NRI डे के नाम से भी जाना जाता है, इसको 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका थोड़े से जान लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत का मान बढ़ाने वाले भारतवंशियों को सम्मानित करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई थी। पहली बार यह दिन 9 जनवरी 2003 को सेलिब्रेट किया गया था। दरअसल 9 जनवरी की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और देश वापसी करने के बाद उन्होंने भारत को आज़ाद कराने का जिम्मा उठाया और स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। उनके प्रयास से भारतीयों का जीवन और भविष्य दोनों ही बदल गए। प्रवासी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिन विदेशों में खास उपलब्धि हासिल करने वाले भारतीयों को सम्मानित किया जाता है। इस कार्यक्रम के जरिए भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की जाती है। साथ ही इसके जरिए विदेश निवेश को भी देश में बढ़ावा दिया जा सकता है। साल 2003 से लेकर 15 तक इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन 2015 में इसमें संशोधन किया गया और इसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल की अवधि के अंतराल पर मनाया जाने लगा। इस मौके पर विदेश मंत्रालय की ओर से खास थीम भी चुनी जाती है। उस थीम के अनुसार ही भारत सरकार की ओर से देश में काफ़ी बड़े सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। साल 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया गया था और इसकी थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दें और प्लीज़ चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।